हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की। एक जीपी क्या होती है? जीबी इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, एक सीक्वेंस है नॉन जीरो नंबर का। जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें रेशियो ऑफ द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एक नंबर और उसका पिछला नंबर, उनका रेशियो कॉमन रेशियो आएगा, उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। और जैसे A1 A2 इस तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस है, तो इसको हम जीपी तब कहेंगे, ये तब जीपी में होगा जब an+1/an यानी A3/A2 A2/A1 ये संख्या होगी, एक कांस्टेंट संख्या होगी, इसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास 4, 12, 36 इस तरीके से नंबर है। अगर ये जीपी में है तो 12/4, 36/4, ये दोनों के दोनों ही वैल्यू आएगी इसकी 3। मतलब रेशियो एक नंबर का उसके पिछले नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब ये जीपी में है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है प्रोग्रेशन के अलावा। जब हम A1 A2 A3 इनको लें और इनको जोड़ दें, A1 A2 A3 इन सबको जोड़ दें, प्लस कर दें, समेशन कर दें इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ये फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है। अगर हम an तक रुक जाएं तो ये फाइनाइट सीरीज हो सकती है, और ये अगर डॉट 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 करके है इनफाइनाइट तक जाता है तो इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। जनरल टर्म क्या होता है एक जीपी का? जनरल टर्म जीपी का या nth टर्म जीपी का, जनरल टर्म nth। तो जनरल टर्म जो जीपी का होता है वो होता है an r⁻n-1 r⁻n-1। इसमें n वो nth टर्म होगा। जैसे A2 निकालना है तो a r⁻2-1 करेंगे आप इसको। तो a जो है पहला टर्म है इस जीपी का, और r होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, यहां पर कॉमन रेशियो होता है। अगर आप आखिर से निकालना चाहें, जैसे आपके पास A1 A2 है, इसको आप an तक जाएं, अगर आपको आखिर से लास्ट से जनरल टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? आप मान लीजिए an जो है वो l है, लास्ट टर्म है। तो पहले आप देखिए कि अगर m यानी आपको इसका फिर सीधा फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ये ar⁻m-1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास m टर्म्स हैं, उसमें हमको निकालना है। तो आप फाइनल समझिए l × 1/r⁻n-1। बस इसको दिमाग में रखिए। आखिर से जब चलेंगे l आखिरी टर्म होगा, r कॉमन रेशियो होगा, साइन जो है वही लेंगे आप, यानी जो A2/A1 और A3/A2 करके लिया था आपने, पावर n-1। तो कुछ सवाल हैं, एक सवाल हम लेते हैं ताकि ये समझ जाएं आपको कि किस तरीके के सवाल इस पे आ सकते हैं। आपको 9th टर्म निकालना है और जनरल टर्म निकालना है। प्रोग्रेशन है आपके पास 1/4, -1/2, 1 और -2। आपको 9वां टर्म निकालना है, A9 निकालना है। nth टर्म या जनरल टर्म क्या होता है? ar⁻n-1। तो A9 निकालना है तो कैसे आएगा? ar⁻9-1 यानी कि ar⁸ आपको चाहिए। a क्या है? 1/4 है यहां पर, और r -1/2 को डिवाइड करिए आप 1/4 से, तो ये आपका बनता है -2। तो r की जगह -2 कर दीजिए और इसकी पावर कर दीजिए 8। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसमें माइनस को आगे ले लीजिए। जनरल टर्म निकालना है, ये 9th टर्म निकाला हमने। अब जनरल टर्म में n आएगा, तो an होता है a⁻n-1, जनरल टर्म भी वही होता है और nth टर्म भी वही होता है। तो यहां पर a जो है आपके पास 1/4 है, r आपके पास -2 है, उसकी पावर n-1 करिए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि 1/2² है, वहां पर भी आपको 2 दिख रहा है, तो -1 को बाहर लाइए, उसकी पावर कर दीजिए n-1, इसको अलग कर दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए। तो 2 की पावर n-1 आपको दिख रहा है, 2 की पावर 2 भी है, ये 2 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n-3 बन जाएगा। तो -1 की पावर n-1 करिए और 2 की पावर, और
2 की पावर n-3 कर दीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसका। ऐसे हम जो nth टर्म लेते हैं, जनरल टर्म लेते हैं, इस तरीके से ये सवाल होते हैं। अब एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बीच में, इनको हम जब क्वेश्चंस लेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी यानी ऐसे कई सवाल होंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि एक 3 जीपी में नंबर है, इनका सम ये है, इनका मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ आपको सवाल देंगे, या आपसे कहेंगे 5 टर्म दिए हैं, या आपसे कहा जाएगा 7 टर्म है। तो हम इनको अज्यूम कैसे करेंगे, हम टर्म को इनिशियली क्या मानेंगे? तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए जाएंगे, क्या उसके टर्म्स आपको लेने हैं और कॉमन रेशियो क्या होगा। अगर आपको कहा गया है तीन नंबर्स हैं जो जीपी में है, तो हमेशा ध्यान रखिए मिडिल टर्म इसका ए रहेगा, बाएं हाथ पे a/r, दाएं हाथ पे ar, इनका कॉमन रेशियो होगा r। अगर 4 आपके पास टर्म्स है तब आप क्या करेंगे, तब आप बीच में a नहीं रहेगा, ये होगा ar और a/r, बाएं हाथ पे a/r, ar दाएं हाथ पे, फिर आप ar/r³ बाएं हाथ पे, ar³ बाएं हाथ पे। तो ध्यान रखिए जब 5 रहेगा, मैं भी एक चीज बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट समझने की है, कॉमन रेशियो इसका r² है, ध्यान रखिए कॉमन रेशियो r² है। तो जब आपको 5 टर्म हो तो हमेशा जब ऑड आएगा 3, 5, 7, हमेशा बीच में a लीजिए और उसी तरीके से बढ़ाइए जैसे आपने 3 में बढ़ाया है। अब यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो r है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऑड n लेंगे तो कॉमन रेशियो r आएगा और a मिडिल टर्म होगा। लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, इसकी अतिशयोक्ति बताता हूं कि कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप इस तरीके से नहीं लेंगे। एक सवाल इसके सामने आपके सामने पेश करता हूं। इसमें क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर आपके जीपी में है, 3 नंबर आपके जीपी में है और जिनका जो सम दिया है, एडिशन अगर उन तीनों का सम करें तो 13 आता है, और अगर आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें 4 से और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करें आप 5 से, तो वो आपके एपी में होंगे। तो आपको जो टर्म है, मैंने कहा था a/r बाएं हाथ पे, ar दाएं हाथ पे, ऐसे नहीं लेना। इसमें कभी कभी अतिशयोक्ति भी होती है, तो अतिशयोक्ति क्यों है अभी आप इसको समझेंगे जब इसको सॉल्व करूंगा। हम a को ar ले रहे हैं, a, ar और ar², ऐसे हम 3 टर्म ले रहे हैं। इससे क्या हुआ आप देखिए, इसमें सम दिया हुआ है, आपको जो एडिशन दिया हुआ है वो है 70, यानी a + ar + ar² आपको दिया है 70 एडिशन, और ये दिया है कि अगर 4 से आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 और 4 एक्सट्रीम्स है, तो 4a हो गया एक, और एक दूसरा हो गया 4a²। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस नहीं मत करिएगा, 4a² हम जो मीन है, जो बीच वाला टर्म है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। जब हम ये जो तीनों टर्म आएंगे 4a, 5ar और 4a², ये जो तीनों टर्म है ये एपी में है। एपी में आप जानते हैं इसका मतलब क्या, ट्वाइस 2 बीच का टर्म बराबर होता है जो आखिर के टर्म है उनका एडिशन, तो 2 × 5ar बराबर हो जाएगा 4a और 4ar²। इसे आप a हटा दीजिए, आप केवल कॉमन टर्म में हटा रहा हूं इसमें, तो 5r बराबर r2 + r² 2r² हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और मैं पूरा यकीन मानता हूं कि इसको आप सब समझते हैं कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं। और आपको पहली इक्वेशन में क्या मिल रहा है, a × 1 + r + r² = 70। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर r और अगर सॉल्व करेंगे तो r2 आएगा, r ½ आएगा, तो आप यहां पर रखेंगे पहली इक्वेशन में, तो यहां पर आपको a मिल जाएगा 40, a 40 मिल जाएगा। अब एक बार r लेंगे, एक r = 2 लेंगे, एक बार r ½ लेंगे, तो 10, 20, 40 और 40, 20, 10। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल कैसे बनते हैं। इसमें हमको कभी कभी अतिशयोक्ति भी करनी पड़ती है, अलग तरीके से जो नंबर्स हैं वो भी लेने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि सवाल किस तरीके का है। अब हम एक फ्लेवर आपको बताया मैंने आपको कि ऐसे सवाल हैं, इसके बहुत सारे सवाल हम आगे बहुत ही विविध तरीके के सवाल हम उसमें लेंगे। अब बात आती है सम की।
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब आपको Sn निकालना है, एक जीपी आपको दी हुई है, उसका सम क्या होगा। इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अलग अलग इसमें फ्लेवर्स हैं। सीधा फॉर्मूला आपके सामने है a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है। लेकिन आप माइनस बाहर ले सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन जाएगा। ये भी सवाल बिल्कुल, ये भी इसका सवाल को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। आर एक के बराबर नहीं हो सकता, आर एक के बराबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आर बराबर एक के नहीं होगा। लेकिन कई किताबों में इसकी एक और परिभाषा गढ़ी गई है। वो परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि जब आर लेस देन होगा तो आप ये दूसरे वाला करेंगे, जब आर ग्रेटर देन 1 होगा तो आप पहले वाला करेंगे। ये बिल्कुल सेम चीज है, बस ये समझ लीजिएगा कि जब अगर आप r इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि अब लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो गई, यानी कि r 1 लेने को तैयार नहीं है, तो जब आप r इक्वल्स 1 होगा तो सीधी बात है कि यहां पर सम आएगा NA, क्योंकि यहां पर हम लिमिट लगाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है और अब आप सम निकालना चाहते हैं, पहला टर्म नहीं, पहला टर्म के अलावा आपके पास लास्ट टर्म है, तो आप लास्ट टर्म क्या होता है a r की पावर n माइनस 1, तो आपका सम हो जाएगा, लास्ट टर्म आपको दिया है तो a माइनस एल आर बाय 1 माइनस आर। या फिर आप इसको कर सकते हैं, माइनस को दोनों को बाहर लेके ऊपर नीचे परिवर्तित कर सकते हैं, एल आर माइनस ए बाय आर माइनस 1। ये भी इसका तरीका हो सकता है। तो इसका एक सवाल जरूर लिया जाएगा और इस सवाल से आप समझेंगे कि कैसे हम सम निकालेंगे। तो फाइंड आउट द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ अ जीपी। 7 टर्म है और आपको इनका सम निकालना है। तो 3 6 12 करके आपके पास एक टर्म्स है। आपका पहला जो संख्या है वो a हो जाती है। अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करें तो r आ जाएगा, r आपका 6 हो गया, r आपका 2 हो गया। आपको S7 निकालना है, तो कैसे करेंगे। a पहली संख्या लीजिए, r की पावर 7 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 7 बाय 2 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 381। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास सम वगैरह होगा। इसमें मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी के बहुत सारे सवाल हैं, इनको भी हम लेंगे। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो इसमें बहुत उपयोग होगा, वो ये है सम इनफाइनाइट। जब सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, अभी हमने देखा सम जब फाइनाइट जीपी हो तो सम सीधा होगा a बाय 1 माइनस आर, s इक्वल्स a बाय 1 माइनस आर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सम क्या होता है, n टर्म का 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, ये होता है। लेकिन यहां पर n को इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे अगर आपको लिमिट की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो ये इसका जो आएगा उत्तर वो आएगा a बाय 1 माइनस आर। क्वेश्चन लेते हैं इसका। आपके पास प्रूव करना है कि 6.6 की पावर 1 बाय 4, 6 की पावर 1 बाय 8, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 है। अब ये सब पावर है, पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो हाफ 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, ये चले जाइए आप अनफाइनाइट तक। आपको 6 बताना है। तो ये जो एक सीरीज बनी है ये जीपी है। इसमें पहला टर्म क्या है, हाफ है, और डी क्या है वो अभी मैं निकालता हूं, आर। लेकिन सम समझिए, a बाय 1 माइनस आर होता है, तो a इसका है हाफ, r जो है 1 बाय 4 बाय 1 बाय 2 से निकालेंगे तो ये आपका हाफ आएगा। तो 1 हाफ बाय 1 माइनस हाफ, हाफ बाय हाफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 6 की पावर 1 आपने प्रूव कर दिया, बायां हाथ दायां हाथ के बराबर है। ये सम है इनफाइनाइट जीपी का, ध्यान रखिएगा ये होता है a बाय 1 माइनस आर। एक n तक देख लिया हमने, एक इनफाइनाइट तक देख लिया। अब मैं आता हूं प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये सवालों को सॉल्व करने में बड़ा काम आएंगी। पहली चीज ये है, if all the terms of a GP be multiplied and divided by the same non-zero constant, then it remains a GP with the same common ratio. हमारे पास एक
जीपी है, अगर आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट नंबर से, ये जीपी ही रहेगी और कॉमन रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीपी ये जो सीरीज बनेगी, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट के से, ये जो सीरीज है जीपी है, ना तो ये जीपी से चेंज होगी, जीपी रहेगी और बराबर के रहेगा इसका। द रेसिप्रोकल्स, दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ अ जीपी फॉर्म अ जीपी, यानी कि आप a1 a2 था, 1/a1 1/a2 1/3 a3 ले लीजिए, अगर ये भी लेते हैं तो ये भी एक जीपी में रहेगा। बस आप ध्यान रखिएगा इसका जो कॉमन रेशियो है 1/r हो जाएगा, सेकंड वाला जो है उसमें कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। तीसरी बात बताता हूं, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज टू द पावर सेम पावर, जैसे a1 है a की पावर k कर दीजिए, b1 है a2 है a2 की पावर k कर दीजिए, तो अगर हम इसकी पावर कर देते हैं किसी कांस्टेंट तो भी वो जीबी में रहेगा, बस कॉमन रेशियो इसमें बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, r की पावर k। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने बताया कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा, यहां पर जो कॉमन रेशियो है वो r की पावर k हो जाएगा। इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द सम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने a1 a2 a3 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा बनाता हूं a1 a2 a3 और यहाँ पर आएगा an इसके पहले वाले टर्म ले लिए। तो अगर आप a1 और an को मल्टीप्लाई करते हैं, a1 और an को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बराबर होगा a2 इंटू an-1 और ये बराबर होगा a3 इंटू an-2। यानी इक्विडिस्टेंस शुरुआत से आखिर से आप चलेंगे, इक्विडिस्टेंस वैल्यू पे आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब बराबर होंगे इस तरीके से। दूसरी प्रॉपर्टी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर तीन नॉन जीरो नंबर हैं a और b और c, ये जीपी में तभी होंगे जब b² बराबर ac होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि b/a इक्वल c/b, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² बराबर ac इसमें आना ही आना है। ये तो बहुत जरूरी यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। अगला है इफ द टर्म ऑफ अ जीपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन द न्यू सीक्वेंस सो फॉर्म आल्सो फॉर्म्स अ जीपी। जैसे आपके पास a1 a2 a3 है, an-1 an तक ले जाइए, चाहे आप क्या हर दूसरा टर्म ले लीजिए, हर तीसरा टर्म ले लीजिए, हर चौथा टर्म ले लीजिए, मतलब रेगुलर इंटरवल पे लेंगे तो जो नई आपकी सीक्वेंस बनेगी, नई सीरीज बनेगी, वो भी आपकी जीपी होगी। क्या होगी, जीपी होगी। अगला जो आता है ये सेवन प्रॉपर्टी ये है कि अगर a1 a2 a3 अगर an तक अगर ये नॉन जीरो नेगेटिव टर्म्स, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो log a1 है, log a2, log an ये AP में होगा। a1 a2 a3 किसमें है, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें। अगर आप log a लेने लगे इसका, तो जो जीपी में था अब ये log वाले टर्म्स जो होंगे वो AP में हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ये बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें इस तरीके से आएंगे जो हम इस तरीके से लेने वाले हैं, इसमें काफी हम यूज करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक थोड़ा हम एग्जांपल ले लें ताकि आप समझ तो पाएं कि ये प्रॉपर्टी यूज कैसे होती है ना। बहुत छोटी वाली प्रॉपर्टी ये आपकी, इसमें जो मैंने बताया था बहुत यूज होने वाली है, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आपके पास ए बी सी ये जीपी में है और आपको कहा गया a की पावर 1/x, b की पावर 1/y और c की पावर 1/z, अगर ये तीनों बराबर है तो आपको बताना है x y z AP में है, यानी कि 2y बराबर x प्लस z बताना है। तो कैसे करेंगे, इन सबको आप मान लीजिए कि ये लैम्डा है, आप मान लीजिए कोई कांस्टेंट मान लीजिए लैम्डा या जो आपकी मर्जी हो। अब ये लैम्डा है, आप जानते हैं a कितना हो जाएगा, ये लैम्डा की पावर x हो जाएगा। जैसे a की पावर 1/2 है, अगर हम लैम्डा कहते हैं तो ये क्या बनेगा, ये √2 तो है, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में है पावर वो दाएं हाथ पे जाएगा तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो a हो जाएगा लैम्डा की पावर x, b आपको मिलेगा लैम्डा की पावर y, c मिलेगा आपको लैम्डा की पावर z। तो ABC आपका पास आ गया, जीपी में है, तो इसका मतलब ये है b² बराबर AC होना चाहिए, यानी लैम्डा की पावर y यानी स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए लैम्डा की पावर x इंटू लैम्डा की पावर z। तो ये हो गया लैम्डा की पावर 2y, ये हो गया लैम्डा x और z जुड़ जाएगा। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है आपका 2y बराबर पावर सेम होगी,
2y बराबर एक्स प्लस जेड, और यही तो होता है, एपी में होगा 2y बराबर एक्स प्लस जेड, तो एपी में आपका ये आ गया। हम ये एक प्रॉपर्टी हमने छोटी सी लगाई और हम जानने की कोशिश की कैसे इसको हम लेके आएंगे। अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में बात करेंगे। हम दो नंबर्स हमारे पास हैं और उसके बीच में हमको ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हैं, चाहे 1 डालने हो, चाहे 10 डालने हो, 100 डालने हो। तो ए और बी हमारे पास दो नंबर्स हैं और हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमारे पास हम G1 G2 Gn तक n नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन इसमें डालना चाहते हैं। तो इन सबको हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे। ये G1 से लेकर Gn तक है, ये Gm कहेंगे हम इसको। अगर एक सिंगल डालेंगे, अगर एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन डालेंगे तो वो तो सीधी सी बात है, जैसे आपने कहा था AP में a प्लस बी बाई 2, तो अगर आप यहां पर बीच में डालते हैं, जैसे इसको G मान लीजिए, जैसे C मान लीजिए, तो C स्क्वायर बराबर AB हो गया, इसको आप G मान सकते हैं, G स्क्वायर बराबर AB हो गया, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका आ गया अंडररूट AB। तो अगर एक ज्योमेट्रिक मीन G है तो G बराबर AB हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि G स्क्वायर AB के बराबर होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास 4 और 9 है, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में डालने हैं, एक ही डालना है, तो अंडररूट 4 × 9 ले लेंगे आप, 4 से 2 निकल आएगा, 9 से 3 निकल आएगा, तो ये 6 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अब यदि आपको एक से ज्यादा n ज्योमेट्रिक मीन आप चाहते हैं a और b के दरमियान, तब आप क्या करेंगे? G1 G2 Gn इस तरीके से अगर आपको बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूं। जो Gn है वो a b बाय a की पावर n बाय n प्लस 1। तो जितने भी आपको चाहिए, जैसे G 10 चाहिए तो n को 1 से शुरू करेंगे, 10 तक आप रखते चले जाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसकी ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी। एक इसमें थ्योरम भी है, यदि आप n ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड इनटू टू क्वांटिटीज, देन द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दी टू क्वांटिटीज। मतलब अगर आपने G1 से लेकर Gn तक इसमें n G ज्योमेट्रिक मीन डाले, तो जो अगर आप एक G इसके बीच में रखते हैं, तो G की पावर n किसके बराबर होगा? G1 से लेकर Gn तक का मल्टीप्लिकेशन। मतलब G1 से लेकर Gn तक जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आप इसमें डाल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधी सी बात है बराबर किसके होगा? जब एक ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में डालेंगे, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, जैसे मैंने आपको G बताया ना ऊपर, ये इसकी पावर n के बराबर होगा। ये इसमें एक थ्योरम है, इसको भी हम कई बार यूज करने वाले हैं। अब होता क्या है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को एक चश्मे से देखा जाता है। कहने का मतलब जहां ज्योमेट्रिक मीन आएगी वहां AP मतलब GM मिलेगा, वहां AP मिल जाएगा, AP मिलेगा वहां GM मिल जाएगा। तो इसमें कुछ थ्योरम है। पहली चीज ये है, यदि A और G आपके अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन AB इनके अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो A G से बड़ा होगा। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। पहली थ्योरम तो ये है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई, यही थ्योरम ही यही है। अब दूसरा थ्योरम हमें कहता है कि अगर A और G ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, दो क्वांटिटीज A और B के बीच में, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें A और B रूट्स होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके A और B रूट होने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूशन होने वाले हैं, जो A और B है उसके बीच में आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, और आप कहना चाहते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बताइए जिसके ये सॉल्यूशन होंगे। तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² - 2ax प्लस g²। ये बस ध्यान रखिएगा, x² - 2ax प्लस g²। एक और थ्योरम इसमें आता है, बड़ा जरूरी होगा ये, क्योंकि इसमें A और B डायरेक्ट निकल के आता है। कैसे है? यदि A और G अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है, दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं आपके पास A और B, तो आप A और B निकाल सकते हैं। अगर आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है तो आप नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास इक्वेशन है ऊपर वाली, उसमें उसी धराचार्य लगाएंगे तो आपको आएगा A प्लस माइनस अंडररूट A² माइनस G²। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको दिया है तो इस व्यवस्था से, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये एक ही चश्मे से देखा जाता है। तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं वो कंबाइंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों आता है ना। उसका अलग से सवाल पूछने से अच्छा वो एक ही में दोनों चीजें डाल देंगे। एक एग्जाम्पल जरूर लेके चलते हैं ताकि हम समझ जाएं कि
अब इसमें है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12 एंड हुज एम एक्सीड्स द जीएम बाय 2। तो डिफरेंस है और बी का 12 दिया हुआ है और अर्थमेटिक मीन एक्सीड करता है जीएम को 2 से, मतलब एम जीएम से 2 बड़ा है। तो अगर एम और जीएम का मैं सब्ट्रैक्शन निकालने लगूं तो 2 आएगा, क्योंकि एम 2 बड़ा है इससे, तो एम माइनस जीएम हो गया। अब आपको पता होना चाहिए एम क्या है, आपको पता होना चाहिए जीएम क्या है। एम तो सीधा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, जीएम होता है अंडर रूट ए बी, ये हम सीख चुके हैं अभी। इसको बराबर 2 कर दीजिए। आप इसको जरा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा दोनों साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी 4 हो जाएगा। अब ये है क्या, ये तो फॉर्मूला रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला है, ये इक्वल्स 4। तो आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, रूट ए माइनस रूट बी, ये बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस आपका 2। अब आपको ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है क्या, ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है आपका सवाल में 12 दिया हुआ है। अब ए माइनस बी को आप रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर ए होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर बी होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए माइनस बी जब प्लस माइनस 2 है और यहाँ पर आप प्लस माइनस 2 डाल दीजिए इस जगह पे, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस 2, ये बराबर आएगा आपके 12 के। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ये बराबर आएगा प्लस माइनस 6। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी भी आ गया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी भी आएगा, ए और बी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका उत्तर, ए आएगा 16 और बी आएगा आपका 4। तो ये तरीका इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे ए और एम और जीएम के बारे में। तो ये बात हुई आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।